नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेडवाल आप सभी का केसर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम जो जो एसएससी और रेलवे के लिए हमारी जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही थी, तो उसमें हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे थे। तो उसमें हमारा चैप्टर था, वो था प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा था, और जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अपवर्तन जो परावर्तन होते हैं, परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो टॉपिक है वो है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन के बारे में देखिए। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन देखिए कि जब प्रकाश क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है कि वो कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो क्या है कि अपनी जो गमन करता है या जाता है, उसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन, उस दिशा से वो क्या हो जाता है, विचलित। क्या हो जाता है, विचलित। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो इसकी एक साधारण सी परिभाषा होगी कि कोई भी प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये क्या कहलाता है, ये घटना प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ कांच की स्लेब है। देखिए ये कुछ क्या है, कांच की स्लेब है। ये क्या है, कांच की स्लेब है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक प्रकाश किरण आई इधर से, क्या आई, प्रकाश किरण आई। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अभिलंब, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, अगर कुछ किरणें इससे टकराकर इधर चले जाएगी, तो ये तो घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी प्रकाश का किसी सतह से मुड़ना, क्या कहलाता है, परावर्तन। और अपवर्तन क्या कहलाता है, अपवर्तन के इस माध्यम से प्रकाश किरण गुजरेगी, तो वो क्या होगी, वो इधर झुक जाएगी, ऐसे गुजरेगी वो। तो इस चित्र से आप समझो कोई प्रकाश किरण आई, क्या हुई, कोई प्रकाश किरण आई, और वो ये क्या है, वायु है, यहाँ पे वायु, यह है कांच। तो आप देखो ये कोई वायु माध्यम है, इस माध्यम से प्रकाश किरण आई और क्या हुई, दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित, अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखिए इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ी अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये झुकना क्या कहलाता है, इसका ये झुकना ही इसका अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो आपको सभी को ये समझ में आया होगा कि आखिरकार अपवर्तन होता कैसे है। ठीक है, तो अब आप पूछिए सर कि ये प्रकाश किरण है, चलो आई, और ये एक माध्यम से इस माध्यम में आई। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण ये इधर ही क्यों झुकी, अभिलंब की ओर ही क्यों झुकी, ये इधर क्यों नहीं झुकी। तो आप सभी को एक प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं कि जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में और सघन से विरल माध्यम में, यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी, तो वो प्रकाश किरण किस ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। ठीक है, और इससे सघन से विरल माध्यम में अगर कोई किरण, प्रकाश किरण, देखिए ये देखिए कोई कांच है, ये क्या है, सघन माध्यम से वायु है, तो इधर आ रही है, तो इसका विलंब देखो आप, यह है, तो ये क्या है, अभिलंब से ये इसको आना चाहिए था, कैसे, ऐसे, लेकिन ये जा कैसे रहे, ऐसे। तो ये क्या है, अभिलंब से दूर हट रहे है, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर ये होगी, और ये क्या होगी, दूर, अभिलंब से दूर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा कि प्रकाश किरण
का जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या होता है, यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो प्रकाश की किरण की जो दिशा होती है वो या पथ होता है, उस पथ से वो क्या होती है, विचलित हो जाती है। ये क्या कहलाता है, प्रकाश की अपवर्तन कहलाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ये इधर क्यों होता है, ये इधर क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये इस कारण होता है, ये प्रकाश के जो माध्यम है वो क्या है, अलग अलग है। अलग अलग माध्यम होने के कारण ये प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखिए अब आता है इसी में नियम आता है, एक स्नेल का नियम। क्या आता है, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम को समझने से पहले इसमें हम देखेंगे, जो इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला कौन होता है, ये वाला कौन सा कौन होता है, आपतित कोण। कौन सा कौन होता है, आपतित कोण। और ये वाला कौन होता है, ये परावर्तित कोण। ये आपतित कोण, ये परावर्तित कोण। तो परावर्तन कोण में तो ये देखना है, और हमको जो अपवर्तन घटना है उसमें क्या देखना है, ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा आपतित कोण। और ये कहलाएगा, ये वाला कोण होगा जो ये विचलित हो रहा है, ये वाला कोण आपको कौन सा कोण कहलाएगा, ये वाला कोण, ये नहीं, ये तो विचलित कोण कहलाएगा। और जो अभिलंब से कोण बना रहा है ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा अपवर्तित कोण। कौन सा, अपवर्तित कोण। तो ये तो क्या है हमारे पास, आपतित कोण। और ये है, ये कौन सा कोण है, अपवर्तित कोण। ठीक है, तो आप सभी को पता चला कि कौन सा अपवर्तित कोण है और कौन सा परावर्तित कोण है। और जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कहलाएगा विचलन कोण। आप इसको डीप से लिख सकते हो, ये कहलाएगा विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, ये कहलाएगा आपतित कोण, ये कोण कहलाएगा परावर्तित कोण, ये कोण कहलाएगा अपवर्तित कोण, ये कोण कहलाएगा विचलन कोण। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल ने अपने नियम दिया, उसमें बताया कि किसी प्रकाश का, यानी किसी प्रकाश के अपवर्तन में की घटना में आपतन कोण की ज्या और परावर्तन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है, एक अनुपात होता है। वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, नियतांक होता है। उस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। उस नियतांक को हम बोलेंगे अपवर्तनांक। इसको म्यू से लिख सकते हो। तो इसमें इस क्या बताया कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या है, इसकी साइन ज्या, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। तो ठीक है, और साथ ही साथ में इस अपवर्तनांक को हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई भी माध्यम हो उसमें प्रकाश की चाल वो क्या कहलाते हैं, वी। तो ये भी किसके बराबर होता है, ये भी हमारे पास अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं अपवर्तनांक, और अब इससे भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी बेस पे कि इसमें आप क्या देख रहे हो, जो म्यू है, म्यू किसके समानुपाती है, वी के समानुपाती। तो म्यू क्या होता है, वी के वेग के समानुपाती। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको पता होगा कि जो वेग होता है, वेग क्या होता है, न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा। जो वेग होता है वे किसके बराबर होता है, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ से वी किसके समानुपाती है, लैम्डा के। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसे यहाँ से लिख सकते हो 1/लैम्डा समानुपाती अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की राशि पर निर्भर करता है, वेग पे भी करता है, प्रकाश के वेग पे, प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पे भी डिपेंड करता है। तो आप तरंगदैर्ध्य से प्रकाश के क्या पता लगा सकते हो, आप
जो तरंग दैर्ध्य के द्वारा आप प्रकाश के रंग को बारे में पता लगा सकते हो। तो आपका जो अपवर्तनांक है ये किस पे निर्भर करता है? अपवर्तनांक निर्भर करता है एक तो आपके वेग पे, प्रकाश के वेग पे, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे, प्रकाश के रंग पे, और प्रकाश के ताप पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/T। तो तरंग दैर्ध्य है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ में इससे आप एक निरपेक्ष अपवर्तनांक भी निकाल सकते हो। मान लीजिए कि माध्यम 1 में आपका क्या है, वेग है माध्यम 1 में, अपवर्तनांक v1, और माध्यम 2 में अपवर्तनांक आपका क्या है v2। तो आप इस फॉर्मूले से देखो μ1 क्या हो जाएगा आपका, μ1 हो जाएगा c/v1 तथा μ2 क्या हो जाएगा आपका c1/v2। तो समीकरण 1 और 2 से इधर आ जाएगा। आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे, क्या करोगे आप इसमें भाग दोगे। तो आप इसमें भाग दोगे तो आप इसको लिख सकते हो μ2/μ1, इसको आप लिखोगे 1 μ1 और 2, जो इधर आएगा वो नीचे होगा, जो इधर रहेगा वो ऊपर रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ2/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसके बराबर होगा, ये आप देखो इधर से c/v2/c1/v1। तो c से c कैंसिल, आपके पास जो μ1/2 आया है वो किसके बराबर आया है, वो आया है v2/v1। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी आधारित आपका एक कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार आपको तरंग दैर्ध्य देगा, दो माध्यम में प्रकाश की दो तरंगे दैर्ध्य देगा। तो वो भी कैसे निकाल सकते हो, इससे कि आपको पता है सीधा कि जो ये है तरंग दैर्ध्य किसके समानुपाती है, v के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर में लिख सकते हो आप λ2/λ1। वो निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो आपको कैसे डिफाइन करोगे, आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो निर्भरता है अपवर्तनांक का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो c है, ये c क्या है, प्रकाश का निर्वात में वेग। तो ये वेग कितना होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आएगा ये मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अपवर्तनांक किस किन कारकों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, किस पे, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है। तो माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है। दूसरा है माध्यम यानी प्रकाश के रंग पर, तीसरा है प्रकाश के वेग पर, चौथा है कि प्रकाश के ताप पर। ठीक है। तो अपवर्तनांक है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो करता है अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के ताप पर, ठीक है। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य भी लिख लो आप, यहाँ पे रंग है और साथ में क्या लिख लोगे, या प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। आप तरंगदैर्ध्य के द्वारा आप बता सकते हो कि कौन सा प्रकाश होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि तरंगदैर्ध्य कौन से प्रकाश की ज्यादा होती है। तो तरंगदैर्ध्य आप बताओ, तो वो होगी आपकी सबसे ज्यादा होगी, वो होगी लाल प्रकाश के रंग की क्या होगी सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य, और विचलन सबसे कम कौन सा का होगा, लाल रंग का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपवर्तनांक पे आधारित, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्लियर, ठीक है। अब अपवर्तनांक पे आधारित आपको क्या है कि
आप अपवर्तन की घटना देखेंगे तो इसमें आपको क्या है, कोई सिक्का है, तो आपको ये सिक्का है, तो इसमें जल बनने के बाद ये कैसे दिखाई देगा वो। पेन के क्या हो गया, पेन में गड़बड़ हो गया। तो 1 मिनट रुको आप। ठीक है, अब ठीक है। अब देखते हैं कि प्रकाश अपवर्तन पे आधारित घटनाएं है, ये कोई भी है, बीकर है, इसमें हमारे पास ये सिक्का है। ठीक है, अगर ये जो हम ये खाली होता है ये बीकर, तो इसमें ये सिक्का नीचे होता है, लेकिन इसमें जल भरने के बाद ये हमको सिक्का कैसा दिखाई देता है, ये इधर दिखाई देता है, और इसमें क्या भरा है, जल। तो ये किस कारण से दिखाई देता है, ये किस कारण से दिखाई देता है, तो आप सभी को पता होगा कि ये किस कारण से देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण से देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो हमको ये दिखाई देता है, ये कैसे दिखाई देता है, तो आपको देखिए, आपको पता होगा कि मैंने बताया कि ये क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक क्या होता है, गुण होता है, तो ये अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, इसमें अब जहाँ पे अपवर्तन होता है वहाँ पे अपवर्तनांक होगा, ऑब्वियसली सीधी बात है। तो आप देखोगे जो यहाँ पे ये ऊंचाई है, ये क्या है, आभासी ऊंचाई, और जो ये वाली ऊंचाई है ये वास्तविक, वास्तविक क्या है, ऊंचाई। ये वास्तव में तो सिक्का किधर है, इधर, लेकिन ये दिखाई किधर दे रहा है, इधर। तो ये क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। ये आभास किस कारण से हो रहा है, ये हो रहा है इस जल के अपवर्तनांक के कारण, जल के अपवर्तनांक के कारण। तो हमारे पास इसका राइट, जो जल का अपवर्तनांक है ये ज्ञात किए जाए तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो आप देखो, ये होगा h, जो वास्तविक ऊंचाई है, वो अपन जो आभासी ऊंचाई है। तो इसके हमको दे दे अपवर्तनांक दे दे इस जल का, और हमको वास्तविक गहराई दे दे तथा आभासी गहराई पूछ ले, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास जो कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक दे दे और उसकी ऊंचाई या गहराई पूछ ले, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा, यहाँ से भी 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये सिक्का ऊपर दिखाई दे रहा हो, किस कारण से दे रहा है, अपवर्तनांक के कारण। जो ये घटना है ये कौन सी है, अपवर्तन की घटना। अब अपवर्तनांक पे आधारित घटनाएं देख लेते हैं। तो एक तो क्या होगा, सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई भी बीकर में जल भरा है, तो इससे वो क्या है कि थोड़ा ऐसे दिखाई देती है। ये बीकर है, इसमें जल है, इसमें ये कैसे दिखाई देती है, हमको ऐसे उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ऐसे होती है। तो ये किस कारण से दिखाई देती है, अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, तो और साथ ही साथ अपवर्तन पे आधारित घटना है कि जो प्रकाश रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो किस कारण से दिखाई देते हैं, तारों का टिमटिमाना। तारों का
टिमटिमाना। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वायुमंडल में क्या है कि विभिन्न प्रकार की गैसें है, तो वो क्या है कि अपना अपना अलग अलग माध्यम बनाते हैं, जिससे कि क्या प्रकाश जब वायुमंडल से आता है तो वो क्या है कि अलग अलग माध्यमों से गुजरता है। तो अलग अलग माध्यमों से गुजर देगा तो क्या होगी वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है कि वो वहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी, जिससे कि तारे हमको क्या है कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो एग्जाम्पल हो गए, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है। दूसरा है कि पेंसिल का पानी में या किसी अन्य माध्यम में टेढ़ा दिखाई देना। चौथा तारों का टिमटिमाना। और एक जो स्लेब से प्रकाश गुजर रहा है तो स्लेब से क्या है कि वो ऐसे टेढ़ा गुजरता हुआ दिखाई देता है। ये घटनाएं क्या है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। धन्यवाद।